हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे सेक्शन 10 जो कि है स्टे ऑफ सूट के बारे में, और सेक्शन 12। सेक्शन 11 हम पहले ही कर चुके हैं रेस जुडिकाटा का। तो आज हम करेंगे सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट्स। तो सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट सूट है जो 1 जनवरी 2024 को इंस्टीट्यूट हुआ, और एक सेकंड सूट है जो 1 फेब को 2024 में इंस्टीट्यूट हुआ। अब क्या हो गया, जो पहले वाला सूट है वो पेंडिंग पर, ये दोनों अलग अलग कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुए। तो अब जो पहला सूट है वो पेंडिंग है, और जो सेकंड सूट है जो बाद में इंस्टीट्यूट किया गया था दूसरे कोर्ट में, वो वाला पहले डिसाइड हो गया। तो अब ये फॉर्मर सूट बन गया क्योंकि ये पहले डिसाइड हो गया। तो अब जो हमारा पहले वाला सूट था ना, फर्स्ट सूट जो हमने 1 जैन को इंस्टीट्यूट किया था, क्योंकि वो पेंडिंग है, तो वहां पे तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने 1 जैन को सूट इंस्टीट्यूट किया था वो अब अभी पेंडिंग है, और हमारा जो 1 फेब को सूट इंस्टीट्यूट हुआ था वो सूट डिसाइड हो चुका है। तो अब जो हमारा पहला सूट जो चल रहा है, जो हमने पहले इंस्टीट्यूट किया है, तो उस पे उसकी जो ट्रायल है उस पे स्टे लग जाएगी। अब हम रेस सब्जुडाइज का यहाँ मीनिंग देख लेते हैं। रेस का मीनिंग है मैटर और थिंग, ये हमने पहले रेस जुडिकाटा में पढ़ा है। और उसके बाद सब का मीनिंग है पेंडिंग, कि जो मैटर पेंडिंग है। जुडाइस का मीनिंग है एडजुडिकेशन, कि जो मैटर एडजुडिकेशन के लिए अभी पेंडिंग है उस पे स्टे लग जाएगा। ये सेक्शन 10 बोल रहा है। तो हमने जो पहले सूट फाइल किया था, अगर वो पेंडिंग है तो उस पे स्टे लग जाएगी। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि सूट पहले कौन सा इंस्टीट्यूट हुआ, सूट पहले डिसाइड कौन सा हुआ ये मैटर करता है। जो सूट पहले डिसाइड हो गया उसे हम फॉर्मर सूट मान लेंगे, और जो सूट हमारा पेंडिंग रह गया उसको हम उस पे हम स्टे लगा देंगे। हमारा सेक्शन 10 ये बोल रहा है। तो अब हम इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। जैसे सेक्शन 10 हमें क्या बोलता है कि नो बार ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कि सूट को इंस्टीट्यूट करने में कोई बार नहीं है। हम जैसे हमने एग्जाम्पल में भी किया कि एक सूट हमने 1 जैन को एक कोर्ट में कर दिया फाइल, और हमने क्या देखा, चाहे किसी भी रीजन से हमने क्या किया, 1 फेब को वही सूट हमने किसी अलग कोर्ट में फाइल कर दिया। तो यहाँ पे बार नहीं ना लगा इस सूट को इंस्टीट्यूट करने में। सूट इंस्टीट्यूट हुए, पर जब हमारा जो सेकंड सूट था उस पे डिसीजन आ गया, वो एडजुडिकेट हो गया, तो हमारा जो पेंडिंग वाला मैटर था ना, क्योंकि मैटर दोनों सेम थे, तो हमारा जो पेंडिंग पड़ा था मैटर उस पे बार लग गई। सूट इंस्टीट्यूट करने पे यहाँ बार नहीं है। ये दोनों अलग मीनिंग्स हैं। तो सूट इंस्टीट्यूट करने पे सेक्शन 10 पे बार नहीं है। जो भी मैटर पेंडिंग है उस पे बार लगा दी जाएगी बाद में। पर जो हमारा रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल था उसमें था हम सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकते जब हमारा पहले ही मैटर डिसाइड हो चुका है। वहां बार था, बट जो सेक्शन 10 है वहां सूट को इंस्टीट्यूट करने में बार नहीं है। बार ओनली ऑन ट्रायल, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है हमें कि जो बार है वो ट्रायल पे लगेगी। अगर आपने सेक्शन 10 को एकदम अच्छे से याद रखना है तो आप इसे ट्रायल के साथ रिलेट करके चलें, कि जो ट्रायल है ट्रायल पे बार लगेगा। जो हमारा जो भी ट्रायल पेंडिंग पड़ा है या जो भी सूट हमारा पेंडिंग है उस पे बार लग जाएगा, उस पे स्टे लग जाएगी, वो आगे नहीं चलेगा ट्रायल, क्योंकि एक हमारा मैटर पहले डिसाइड हो चुका है। तो हमने जो पहले सूट फाइल किया था अगर वो पेंडिंग है तो उस पे स्टे लग जाएगी। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि सूट पहले कौन सा इंस्टीट्यूट हुआ, सूट पहले डिसाइड कौन सा हुआ ये मैटर करता है। जो सूट पहले डिसाइड हो गया
उसे हम फॉर्मर सूट मान लेंगे, और जो सूट हमारा पेंडिंग रह गया उसको हम उस पे हम स्टे लगा देंगे। हमारा सेक्शन 10 ये बोल रहा है। तो अब हम इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। जैसे सेक्शन 10 हमें क्या बोलता है कि नो बार ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कि सूट को इंस्टीट्यूट करने में कोई बार नहीं है। हम जैसे हमने एग्जाम्पल में भी किया कि एक सूट हमने 1 जैन को एक कोर्ट में कर दिया फाइल, और हमने क्या देखा, चाहे किसी भी रीजन से हमने क्या किया, 1 फेब को वही सूट हमने किसी अलग कोर्ट में फाइल कर दिया, तो यहाँ पे बार नहीं ना लगा इस सूट को इंस्टीट्यूट करने में। सूट इंस्टीट्यूट हुए, पर जब हमारा जो सेकंड सूट था उस पे डिसीजन आ गया, वो एडजुडिकेट हो गया, तो हमारा जो पेंडिंग वाला मैटर था ना, क्योंकि मैटर दोनों सेम थे, तो हमारा जो पेंडिंग पड़ा था मैटर उस पे बार लग गई। सूट इंस्टीट्यूट करने पे यहाँ बार नहीं है। ये दोनों अलग मीनिंग्स हैं। तो सूट इंस्टीट्यूट करने पे सेक्शन 10 पे बार नहीं है। जो भी मैटर पेंडिंग है उस पे बार लगा दी जाएगी बाद में। पर जो हमारा रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल था उसमें था हम सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकते जब हमारा पहले ही मैटर डिसाइड हो चुका है। वहां बार था, बट जो सेक्शन 10 है वहां सूट को इंस्टीट्यूट करने में बार नहीं है। बार ओनली ऑन ट्रायल, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो चुका है हमें कि जो बार है वो ट्रायल पे लगेगी। अगर आपने सेक्शन 10 को एकदम अच्छे से याद रखना है तो आप इसे ट्रायल के साथ रिलेट करके चलें कि जो ट्रायल है, ट्रायल पे बार लगेगा। जो हमारा जो भी ट्रायल पेंडिंग पड़ा है या जो भी सूट हमारा पेंडिंग है उस पे बार लग जाएगा, उस पे स्टे लग जाएगी, वो आगे नहीं चलेगा ट्रायल, क्योंकि एक हमारा मैटर पहले डिसाइड हो चुका है, सेम मैटर। और इसका पर्पस क्या है इस सेक्शन का? मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट करना, कि जो एक ही केस है उसका एक ही कॉज ऑफ एक्शन है, सेम पार्टीज हैं, वो अलग अलग कोर्ट में एडजुडिकेट होने के लिए ना जाएं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए भी सेक्शन 10 अप्लाई किया जाता है। फॉर्मर सूट का ये मीनिंग है, फॉर्मर सूट का हम रिलेशन इससे देखते हैं कि जो सूट पहले डिसाइड हो चुका है, एडजुडिकेट हो चुका है, और सब्सीक्वेंट सूट हम प्रिज्यूम कर लेते हैं या हम मान लेते हैं कि जो हमारा सूट पेंडिंग है, जो पेंडिंग बच जाता है या जो पेंडिंग होता है सूट, उसे हम सब्सीक्वेंट सूट कहते हैं। और ये भी हमारा सेम इशू पे ही लगता है कि अगर ऐसे सूट्स हों जिनमें इश्यूज सेम है, टाइटल पार्टीज के सेम है, सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हुआ है, तो वहां पे स्टे लग जाएगी। अब रेस जुडिकाटा में जैसे ये सूट फर्स्ट है, फॉर्मली इंस्टीट्यूटेड सूट है, और जो सेकंड सूट है वो सब्सीक्वेंट इंस्टीट्यूटेड सूट है, और दोनों पेंडिंग है, तो यहाँ पे बार किस पे लगेगी? तो हमारा जो सब्सीक्वेंट सूट है उसके ट्रायल पे बार लग जाएगी, पहले सूट पे नहीं लगेगी। ये हमारा रेस सब जुडाइस का जो प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि जो सब्सीक्वेंट सूट होता है उस पे उसके जो ट्रायल है उसके ट्रायल पे बार लग जाती है। अब यहाँ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई होता है सूट या इश्यूज पे, और हमारा जो रेस सब जुडाइस है वो सिर्फ ट्रायल पे लगता है, या होल सूट पे भी वो लग सकता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो रेस सब जुडाइस है उसका रिलेशन अगर आप ट्रायल से जोड़कर चलेंगे तो आपको एकदम अच्छे से रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो रेस सब जुडाइस है वो बार लगाता है ट्रायल पे या होल सूट पे भी। तो अब हम करेंगे सेक्शन 12 जो बात करता है बार
ऑन फर्दर सूट, कि जिससे हम फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते। तो अब सेक्शन 9 है, वो गेटवे है सीपीसी का। देर आर सर्टन बार्स इन रूल्स। अब जो हम बार की बात कर रहे हैं कि बार लगती है फर्दर सूट पे, वो बार कुछ रूल्स में दी गई है और कुछ सेक्शंस में भी दी गई है। जैसे हमारा जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 हमें राइट टू फाइल अ सूट देता है, कि राइट टू स्यू, वो हमें सेक्शन 9 में दिया गया है। तो अब जो सीपीसी के अंडर जो बार्स हैं कि बार ऑन फर्दर सूट्स, वो कुछ सेक्शंस में भी दी गई हैं और रूल्स में भी दी गई हैं। वो रूल्स हैं जैसे ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1, ऑर्डर 23 रूल 3A, ऑर्डर 22 रूल 9। और जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 21A, सेक्शन 44, सेक्शन 144, 80 लिमिटेड बार्स, सेक्शन 95। तो अब हमारा सेक्शन 95 है जो, इसमें भी हमें कुछ बार्स प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर 9 रूल 8 के बारे में देखेंगे, जो बात करता है डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट, कि अगर मान लो कोई सूट है जिसमें प्लेंटिफ एब्सेंट है और डिफेंडेंट प्रेजेंट है, जो प्लेंटिफ है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यहाँ भी बार लग जाएगी प्लेंटिफ पे कि वो कोई फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि डिसीजन आ चुका है। और उसके बाद है ऑर्डर 9 रूल 9। अब डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट हो गया और कोई भी फ्रेश सूट फाइल नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे एक रेमेडी है प्लेंटिफ के लिए कि पर्सन जो है, मतलब जो प्लेंटिफ वहाँ एब्सेंट था या कोई भी पर्सन कैन सेट असाइड दैट डिसमिसल ऑर्डर बट कांट फाइल फ्रेश सूट। जो पर्सन है वो सेट असाइड कर सकता है डिसमिसल ऑर्डर को, पर फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। इस पे बार लगा दी गई है। और उसके बाद है ऑर्डर 22 रूल 9, अबेटमेंट ऑफ सूट, अबेटमेंट। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ए वर्सेस बी का एक सूट है और ए जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इम्प्लीड कर रहे हैं उसके बिहाफ पे। तो अब ऐसे सूट कंटिन्यू होगा। तो अगर मान लो एक ऐसी कंडीशन, अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इम्प्लीड नहीं कर रहे उसके बिहाफ पे, तो जो सूट है वो अबेट हो जाएगा एंड कोई भी फ्रेश सूट आगे फाइल नहीं किया जाएगा। तो अगर इसमें हमने क्या समझा कि जैसे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी डाइड पर्सन के, तो वहां पे क्या होगा, अगर वो इम्प्लीड नहीं करना चाहते या वो नहीं कर रहे, तो यहाँ फ्रेश सूट आगे फाइल नहीं किया जाएगा। इसकी रेमेडी भी है हमारे पास एक, कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसमिस कर सकता है सूट ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट को, क्योंकि अब सूट तो उस अबेट हो गया क्योंकि वो इम्प्लीड नहीं करना चाहते। तो रेमेडी क्या दी गई है कि जो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट है उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसमिसल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट को डिसमिस किया जाए एंड वो उसी सूट के साथ कंटिन्यू करेंगे, पर वो कोई भी फ्रेश सूट अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद है ऑर्डर 23 रूल 1। अब यहाँ पे क्या है, अब मान लो यहाँ प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का एक सूट है। तो अब क्या हुआ, अब जो प्लेंटिफ है यहाँ पे, प्लेंटिफ विड्रॉ करना चाहता है सूट से, या कोई क्लेम है उसे विड्रॉ करना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, तो उस क्लेम को लेकर वो आगे कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता अगर ये जो विड्रॉ है वो कोर्ट की परमिशन के बिना उसने किया है। अगर उसने
कोर्ट की परमिशन के साथ विदड्रॉ किया है अपने किसी क्लेम को विद द लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट, देन वो आगे फ्रेश सूट फाइल कर सकेगा। वरना अगर उसने विदाउट कोर्ट्स परमिशन किसी क्लेम को विदड्रॉ कर दिया तो प्लेंटिफ आगे कोई भी फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकेगा। उसके बाद है ऑर्डर 23 रूल 3A। अब इसमें कॉम्प्रोमाइज के साथ रिलेटेड है। जैसे मान लो प्लेंटिफ वर्सेस जो डिफेंडेंट है उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया एंड डिक्री पास हो गई, तो उसे हम कंसेंटेड डिक्री बोलेंगे, क्योंकि दोनों की कंसेंट थी, दोनों का कॉम्प्रोमाइज हुआ है यहाँ पे, तो उसे हम कंसेंटेड डिक्री बोलेंगे। तो अगर मान लो इन फ्यूचर उनमें कोई भी झगड़ा आगे हो जाता है तो वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते उसी मैटर पे कि भी आगे जाके उनका झगड़ा हो गया और वो फ्रेश सूट फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसा वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने पहले कॉम्प्रोमाइज किया है, पहले उन दोनों की कंसेंट थी उस डिसीजन में, उस डिक्री में। तो ये कंसेंटेड डिक्री होगी, तो यहाँ पे वो आगे जाके फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकती। और अगला जो हमारा बार ऑन सूट है वो है ऑर्डर 2 रूल 2। अब ऑर्डर 2 रूल 2 हमने जैसे पहले हमें पता है कि यहाँ होल क्लेम के बारे में है। सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, कि जो हमने मान लो एक सूट फाइल कर दिया तो जितने भी हमारे क्लेम हैं हम उसी सूट से लेंगे। जितने भी हमारे क्लेम हैं हम अलग अलग कोई सूट फाइल नहीं करेंगे कि जैसे हमने मान लो प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है उसके लिए अलग सूट फाइल कर दिया, रेंट के लिए रिकवरी ऑफ रेंट के लिए जो उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई थी उसके लिए हमने अलग से सूट फाइल कर दिया, इंटरेस्ट का हमने अलग से सूट फाइल कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा। वन सूट होल क्लेम, कि जितने भी उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हमारे क्लेम्स हैं हम एक ही सूट में क्लेम करेंगे, होल क्लेम करेंगे एक ही सूट में। ये नहीं कि जैसे मान लो एक क्लेम हमने इस सूट में कर लिया और हमें बाद में याद आया कि ये दो तो रह ही गई, कि ये दो चीजें तो रह गई और ये दो क्लेम्स हमने आगे करने हैं। तो ऐसा नहीं कि उस क्लेम को उसे क्लेम करने के लिए हम आगे जाके कोई सूट फाइल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर 2 रूल 2 का यही मतलब है, वन सूट होल क्लेम, कि एक ही सूट में हम सबके सब जो हमारे क्लेम्स हैं वो हम ले लेंगे कोर्ट से। अब यहाँ क्लेम का मीनिंग है सब्जेक्ट मैटर, जिस पे हमारा झगड़ा है, जिस चीज पे या जिस चीज से हमारा जो राइट अराइज होता है। जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से हमारा राइट अराइज होता है कि हम ऑनर हैं उस प्रॉपर्टी के, ऑनरशिप का राइट अराइज होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। तो उससे जितने भी जुड़े हुए क्लेम्स होंगे वो हम एक ही सूट में करेंगे, लेंगे। और उसके बाद ऑर्डर 2 रूल 2 जैसे रिलिंक्विशमेंट का भी हमें बताता है कि रिलिंक्विश हमने अगर कर दिया एनी पार्ट ऑफ क्लेम तो उसे भी हम दोबारा क्लेम करने के लिए ना सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर मान लो हमने अपना कोई जायदाद का कोई हिस्सा या हमने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अगर रिलिंक्विश कर दिया, त्याग दिया, या हमने अपना मान लो सूट में कोई एक जो हमारा रिलीफ या क्लेम हमें मिलने वाला था या कोई राइट मिलने वाला था उसे ही हमने रिलिंक्विश कर दिया, हमने मना कर दिया था, त्याग दिया था उसे, तो बाद में जाके उसी क्लेम पे जो हमने रिलिंक्विश कर दिया था उसी क्लेम के ऊपर जाके हम फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते। तो ऑर्डर 2 रूल 2 रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्लेम हमें ये चीज बताता है। और उसके बाद है रूल 2 ऑर्डर 2 रूल 3 ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ देन कांट क्लेम इन फ्यूचर, कि अगर हमने क्या किया है, सेवरल रिलीफ्स हैं हमारे, ओमिशन टू स्यू
फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ, कि अगर हमारे एक से ज़्यादा रिलीफ्स हैं, अगर उन रिलीफ्स या क्लेम्स पे हम एक एक करके सूट फाइल करेंगे इन फ्यूचर, तो उस पे ये सेक्शन बार लगाता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें होल वन सूट होल क्लेम ऐसा करना होगा कि एक ही सूट में हम अपने सारे के सारे जो क्लेम्स हैं उन्हें ले लें। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी इससे कंफ्यूजन या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share and subscribe my channel.